हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपका प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। मैंने आपको यहाँ पर तंत्रिका एवं समन्वय से जो यहाँ पे नेक्स्ट आपका जो तंत्रिका तंत्र से जो यहाँ पे टॉपिक था, मतलब नर्वस सिस्टम, वहाँ पर मैंने आपको नेक्स्ट पार्ट में, इसके पहले मैंने पिछली वीडियो में 3 पार्ट्स इसके कवर कराए हैं, जिसमें कि आपको मैंने पहले पार्ट्स में बताया था, उसमें आपने न्यूरॉन के बारे में जाना, फिर सेकंड में आपने ब्रेन के बारे में जाना। अब यहाँ पर आपको पता है तंत्रिका तंत्र की बात करें तो 2 भागों में बटा था। एक आपका था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दूसरा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल मतलब परिधीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। अब परिधीय तंत्रिका तंत्र में आपने पहले ब्रेन पढ़ लिया, अब बचा है आपका क्या, स्पाइनल कॉर्ड। तो अगला टॉपिक है यहाँ पर आपका क्या, स्पाइनल कॉर्ड। तो आज हम जानेंगे स्पाइनल कॉर्ड, प्लस आज ही आपका ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। मतलब यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी मैंने यहीं पे पूरा मैं आपको कवर करा दूंगी, ठीक है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या जानेंगे आज, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या था, जो आपका ये सबसे बीच वाला पार्ट, मतलब ब्रेन के जस्ट जो आपका ब्रेन था, ब्रेन से जो नीचे आपका जो यहाँ पे निकला हुआ हिस्सा था, उसी को बोलते थे क्या, स्पाइनल कॉर्ड। तो ये वाला हिस्सा क्या है, इसी को बोलेंगे, इसे बोलेंगे स्पाइनल कॉर्ड। और इसी के ऊपर क्या आपका पाया जा रहा है, इसी के ऊपर पाया जाता है ब्रेन, ठीक है। तो अब इसको शुरू करते हैं। तो इट इज़ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये किसका पार्ट है, यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है, ठीक है। सॉरी, मैंने आपको परिधीय बोले तो 2 भागों में बट रहा था, परिधीय तंत्रिका तंत्र और आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो सबसे पहले मैंने आपको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पढ़ाया था। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आपने ब्रेन जाना और उसके बाद से ब्रेन के बाद से अब हम जानेंगे स्पाइनल कॉर्ड। तो यह किसका भाग है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसको शॉर्टकट में हम क्या बोलते हैं, CNS, ठीक है। क्या बोलते हैं, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इट इज स्टार्ट फ्रॉम द मेडुला ऑब्लोंगाटा एंड इट एक्सटेंड बियॉन्ड द कोनस मेड्यूलरिस, ठीक है। तो आप अगर इसको देखेंगे तो आपको पता है ये जो ब्रेन का सबसे लास्ट पार्ट क्या था, सबसे लास्ट पार्ट में जो ब्रेन स्टेम का था, तो ब्रेन स्टेम में भी सबसे नीचे क्या आपका पाया जा रहा था, मेड्यूला। ये सब मैंने पिछले पार्ट में आपको मैंने कवर कराया, ठीक है। तो सबसे नीचे क्या था आपका, मेड्यूला था। अब इस मेड्यूला को, मतलब यही मेड्यूला था जो स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन से जोड़ने का काम करता था, ठीक है। तो ये कहाँ से शुरू होगा, तो मेड्यूला रीजन से शुरू होता है और सबसे लास्ट वाले रीजन जो ये कोकिक्स जिसको बोलते हैं, वहाँ तक ये पाया जाता है। मतलब यह मस्तिष्क स्टेम के निचले हिस्से मेडुला ऑब्लोंगाटा नामक क्षेत्र में से शुरू होती है और पीठ के एकदम पीठ के निचले हिस्से में कोनस मेड्यूलरिस में समापन होता है, ठीक है। ये जो लास्ट वाला जो कोकिक्स जिसको बोल रहे हैं, ये वाला पोर्शन क्या है, कोनस मेड्यूलरिस, ठीक है। तो ये कहाँ से शुरू होगा, मेडुला ऑब्लोंगाटा के बाद से शुरू होता है और कोनस मेड्यूलरिस में ख़त्म होता है। A column bone is called vertebra which is also called spinal column, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे स्पाइनल कॉलम क्या है, तो हड्डियों के कॉलम को वर्टिब्रा कहा जाता है और यह इन्हें स्पाइनल कॉलम भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये पीछे जो उस स्पाइनल कॉर्ड को क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उनके किनारे के जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हड्डियाँ प्रोवाइड कर रही हैं उनको प्रोटेक्शन, उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं स्पाइनल कॉलम के नाम से भी जानते हैं। वर्टिब्रा प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड, मतलब जो वर्टिब्रा है वो स्पाइनल कॉर्ड को सुरक्षा प्रदान करता है। कैसे, इसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला डायग्राम यहाँ पर देखिए। यहाँ पर क्या है, ये आपका ब्रेन है, ये ब्रेन है और इस ब्रेन से फिर यहाँ पे बीचों बीच यहाँ पर देखेंगे, ये आपका क्या निकल रहा है, ये है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और इस स्पाइनल कॉर्ड को ये कौन घेरे हुए हैं, ये चारों तरफ से एक बोन लाइक स्ट्रक्चर, हड्डियों जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसी को बोलते हैं वर्टिब्रा, वर्टिब्रा, ठीक है। जो क्या करेगा, इस स्पाइनल कॉर्ड को क्या करेगा, प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा प्रोवाइड करता है, ठीक है, सुरक्षा देता है। Between 2 vertebra present cartilage connected tissue. It is provide flexibility to the spinal cord. 2 वर्टिब्रा के बीच में इलास्टिक संयोजी ऊतक पाया जाता है जो स्पाइनल कॉर्ड को लचीला बनाता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, ये जो वर्टिब्रा है, ठीक है, इनके बीच बीच में, जैसे मान लीजिए ये हो गए
और ये हो गया, ठीक है। इनके बीच में यहाँ पर एक कनेक्टिव टिश्यू, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू यहाँ तक यहाँ पे पाए जाते हैं, जो इसको क्या बनाते हैं, लचीला बनाते हैं, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो आप देखे होंगे जो आपका ये पीछे वाला जो रीढ़ की हड्डी होती है, तो आप क्या होता है, इसी की वजह से आप थोड़ा सा झुक सकते हैं, मतलब थोड़ा बहुत मूवमेंट हो सकता है, मतलब आप नीचे की तरफ भी झुक सकते हैं और थोड़ा सा पीछे की भी तरफ झुक सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है। इस बोन में क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मतलब लचीलापन। तो ये क्या करेंगे, इलास्टिक संयोजी ऊतक इसमें पाया जाता है जो स्पाइनल कॉर्ड को लचीला बनाते हैं, ठीक है। फिर अगर बात करें टोटल वर्टिब्रा कितना पाया जाएगा, तो देखिए यहाँ पर बीच में आपका ये है स्पाइनल कॉर्ड, ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और इसके किनारे किनारे क्या पाया जा रहा है, वर्टिब्रा पाया जा रहा है। तो इसलिए पूछ रहा है कि यहाँ पे टोटल वर्टिब्रा कितना होगा, तो याद रखिएगा टोटल वर्टिब्रा 33 होता है। कितना? 33। स्पाइनल कॉर्ड में 33 वर्टिब्रा उपस्थित रहते हैं। कितने वर्टिब्रा उपस्थित रहते हैं? 33, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे अब बात करें सर्वाइकल वर्टिब्रा, आपको पता है सर्वाइकल को हम किससे लिखते हैं, सी से लिखते हैं, ठीक है, सी से लिखते हैं। थोरैसिक को टी से, लंबर को एल से, सैक्रम को यस और कोकिक्स को सी से। लेकिन अगर हम इनकी नंबरिंग की बात करें कि वर्टिब्रा पाए कितने जाते हैं, तो यहाँ पर आपका ये 7 पाए जाते हैं, ठीक है। थोरैसिक की संख्या 12 होती है, लंबर की संख्या 5 होती है और यहीं पे सैक्रम की संख्या 5 होती है। फिर अगर कोकिक्स की बात करें तो ये 4 होंगे, लेकिन ये आपस में क्या होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वर्टिब्रा, यहाँ पर देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, तो C1, C2, C3, C4, C5, C6 और C7, मतलब C1 से लेके C7 तक, यानी कह सकते हैं C7। तो आपका जो सर्वाइकल है वो कितना है, 7 है। अगर मान लीजिए आपको नंबरिंग याद करने में दिक्कत हो रहा होगा तो C फॉर मतलब C से 7 यानी कि 7, ठीक है, याद रखिएगा। फिर आपका आ जाएगा थोरैसिक, दूसरा पार्ट आपका थोरैसिक आएगा। तो देखिए T1 से शुरू हो रहा है T12 तक, ठीक है। तो T फॉर 12, 10 मत याद करिएगा, T फॉर 12। तो याद रखिएगा कि थोरैसिक कितने हैं, उसका पहला वर्ड देखिएगा T, मतलब 12। तो यहाँ पे कितने पाए जाएंगे, 12। फिर भी आपको भूल रहा है तो T फॉर, मान लीजिए अगर आप सोचेंगे T तो और भी जगह आ रहा है, से 1 2 आ रहा है, तो 2 याद रखिएगा और आगे 1 याद कर लीजिएगा, तो 12 तब भी, ठीक है। फिर उसके बाद से नेक्स्ट है लंबर। यहाँ से देखिए ये वाली संख्या है लंबर की, वो कहाँ से शुरू हो रहा है, लंबर 1, लंबर 2, मतलब L1, L2, L3, L4 एंड L5। तो इसकी संख्या कितनी है, 5 है, ठीक है। ऐसे ही सैक्रल की बात करें तो उसकी संख्या भी कितनी है, 5 है। फिर कोकिक्स की बात करें तो उसकी संख्या कितनी है, 4 है। लेकिन कोकिक्स की संख्या 4 तो है, लेकिन ये आपस में फ्यूज होकर एक ही जैसे दिखते हैं, मतलब एक ही इनका पूरा दिखता है। तो इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, अनुत्रिक। तो सर्वाइकल को बोलते ग्रीवा, थोरैसिक को बोलते हैं वक्ष, लंबर को काष्ठ और सैक्रम को त्रिक और कोकिक्स को अनुत्रिक, ठीक है। अब हम जानते हैं स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट। तो आपने स्पाइनल कॉर्ड जान लिया कि कितने स्पाइनल कॉर्ड पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड के जो आपके खंड है, सेगमेंट है, वो कितने पाए जाएंगे। तो सेगमेंट की बात करें, जो आपका ये स्पाइनल कॉर्ड है, इनके बीच में जो इनके बीच में जो खाली जगह है उसी को बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट, ठीक है। द स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट डिवाइडेड इंटू 31 सेगमेंट, मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड है वो कितना, 31 सेगमेंट में डिवाइड होता है। दिस सेगमेंट कंसिस्ट ऑफ 31 पेयर्स, मतलब अब ये जो सेगमेंट है वो 31 पेयर, कितने, 31 पेयर पाए जाते हैं। स्पाइनल नर्व विद दियर रिस्पेक्टिव, मतलब स्पाइनल रूट गैंग्लिया। तो रीढ़ की हड्डी 31 खंडों में विभाजित होती है। इन खंडों में रीढ़ की हड्डी के 31 जोड़े तंत्रिकाएं होती हैं, मतलब जो हड्डी के जो जोड़े हैं, रीढ़ की हड्डियों की जो जोड़े हैं वो लगभग कितने, 31 जोड़ी तंत्रिकाएं यहाँ पे पाई जाएंगी, ठीक है, जिनमें उनके संबंधित रीढ़ की हड्डी के मूल नाड़ी ग्रंथि होते हैं। तो ये कैसे, देखिए यहाँ पर कैसे 31 हो गए। अगर स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो आपने देखा 33 पेयर्स आपको दिख रहे हैं, लेकिन जो खंड है वो कितने हैं, 31 हैं। कैसे 31 हैं, तो आपको पता है, जैसे मान लीजिए
अगर बात करें यहाँ पे सर्वाइकल की, तो सर्वाइकल के खंड की बात करें तो 8 हो जाएगा। कैसे? क्योंकि देखिए C1 यहाँ से शुरू हो रहा है तो इसके ऊपर वाला एक खंड लेंगे ही लेंगे, ये वाला। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इसके 8 खंड हो जाते हैं, तो इसीलिए C1 मतलब C सर्वाइकल के कितने खंड है? 8 खंड है। फिर आता है आपका थोरैसिक। थोरैसिक 12 है तो इसके भी खंड 12 ही होते हैं, ठीक है। तो इसके खंड कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। फिर आपके आते हैं लंबर। लंबर के 5 हैं, सैक्रल के भी 5 हैं, ठीक है। तो इन तीनों की संख्या तो सेम है, बस चेंज किसका हो रहा है? आपके सर्वाइकल का। और किसका होगा? कोकिक्स का, ठीक है। कोकिक्स का क्यों होगा? क्योंकि देखिए भले यहाँ पे 4 यहाँ पे कॉर्ड पाए जा रहे हैं, लेकिन अब 4 यहाँ पाए जा रहे हैं, लेकिन ये चारों फ्यूज हो रहे हैं, आपस में जुड़ जा रहे हैं, तो इसलिए उनके बीच में कोई सेगमेंट, कोई खंड देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए वहाँ पर आपको सिर्फ एक ही खंड देखने को मिलेगा। अब सभी को जोड़ेंगे 8 12 5 5 और 1, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे? आपके 31 सेगमेंट दिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट। अब हम जानते हैं रिफ्लेक्स गतिविधि, ठीक है। मतलब अब रिफ्लेक्स गतिविधि क्या होता है? आपने अभी जाना स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, आपने जान लिया है। अब हम जानेंगे रिफ्लेक्स गतिविधि क्या है। तो रिफ्लेक्स एक्टिविटी एज वर्किंग ऑन वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शन इन बॉडी। मतलब रिफ्लेक्स क्या करेगा? रिफ्लेक्स गतिविधि अर्थात ऐच्छिक तथा अनैच्छिक गतिविधियां हैं। अब ऐच्छिक अनैच्छिक का मतलब क्या? जैसे ऐच्छिक का मतलब है कि मेरा मन है कि हम बैठ जाएं, या फिर मेरा मन है दौड़ने का, मेरा मन है सोने का। तो ये सब जो मन के अकॉर्डिंग हो रहा है, जो आपकी इच्छा के अनुसार हो रहा है। नींद भले आपके कंट्रोल में नहीं है कि आप अपने इच्छा अनुसार सो सकते हैं, लेकिन ये है कि आपका मन है कि हम लेट जाएं, ठीक है। तो ये जो है ये आपकी ऐच्छिक क्रिया है। अनैच्छिक क्या है? जैसे आप सांस ले रहे हैं, ठीक है, आपका जो भी यहाँ पे एक्सक्रीशन है, डाइजेशन है, वो सब क्या? अनैच्छिक क्रिया है। आपके इच्छा के अनुसार वो काम नहीं करेंगे। तो जो आपके इच्छा के अनुसार नहीं होगा, जैसे छींक आना, तो ये सब क्या है? अनैच्छिक क्रिया। तो ये दोनों पे ही काम करेगा, मतलब दोनों गतिविधियां इसमें शामिल होती हैं। अ रिफ्लेक्स अकर्स वाया नर्व इम्पल्स इन द नर्वस सिस्टम कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। देखिए कभी कभी क्वेश्चन आता है रिफ्लेक्स आर्क किसे कहते हैं? तो रिफ्लेक्स आर्क क्या है? क्योंकि आपको पता है ये जितनी भी गतिविधियां हैं, हम आपको पहले ही नर्वस के बारे में, मतलब न्यूरॉन के बारे में पढ़ाया हुआ है। तो वहाँ पर मैंने बताया आपको कि जो भी आपको मैसेज मिल रहा है आपके ब्रेन को, वो किसके रूप में मिल रहा है? इस इम्पल्स के द्वारा। मतलब जो मैसेज आप पा रहे हैं, ठीक है, तो वो मैसेज क्या है? वो किसके द्वारा मिल रहा है? इस नर्व इम्पल्स का, जो नर्वस सिस्टम के द्वारा। तो उस नर्वस सिस्टम के जो नर्व इम्पल्स हैं, जो रिफ्लेक्स किसके थ्रू हो रहा है? इस नर्व इम्पल्स, मतलब जो आपको संदेश मिल रहा है नर्व के द्वारा, तो उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं, ठीक है। मतलब एक बार आपको क्या हुआ है, आपको जैसे यहाँ पे दोनों प्रोसेस हो रहे हैं ना, यहाँ पर मोटर प्रोसेस भी हो रहा है और न्यूरॉन, मतलब यहाँ पे दोनों प्रोसेस यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेंसेस भी काम कर सकते हैं और सेंसरी मैकेनिज्म भी होता है और मोटर मैकेनिज्म, मतलब मैकेनिकल मैकेनिज्म भी होता है। तो उसके बीच में जो भी क्रियाकलाप, उसके बीच में जो आपके आर्क बनते हैं, उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। तो रिफ्लेक्स गतिविधि नर्व इम्पल्स के द्वारा उत्पन्न होता है, जिसे रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। टाइप ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटी। अब देखिए ये रिफ्लेक्स एक्टिविटी कितने प्रकार की है। पहला है आपका क्रेनियल रिफ्लेक्स। अब क्रेनियल से ही समझ में आ रहा होगा कि ये ब्रेन से, मस्तिष्क से संबंधित है। तो ये कहाँ से प्रोड्यूस होगा? ब्रेन के द्वारा। दूसरा है स्पाइनल रिफ्लेक्स, ये किससे प्रोड्यूस होगा? स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा, ठीक है। तो अब दोनों का हम क्या करेंगे? अब दोनों का यहाँ पर पहले डिफरेंस समझ ले अच्छे से कि रिफ्लेक्स आर्क और आपका क्रेनियल आर्क, दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर कोई हॉट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई हॉट ऑब्जेक्ट मतलब कुछ भी गर्म वस्तु है, व्यक्ति इसको छू रहा है। तो ये जैसे ही इसको टच करेगा, तो ये यहाँ से जो भी इसको मैसेज प्राप्त हुआ इसके हाथ को, इसके सेंस के द्वारा, मतलब इसको टच हुआ तो इससे सेंस जो भी इसको प्राप्त हुए, अब ये यहाँ से होते हुए ये कहाँ चला जा रहा है? ये जा रहा है इस ब्रेन में, ठीक है। अब इस ब्रेन में क्या होगा? अब ब्रेन क्या करेगा? इस मैसेज को पढ़ेगा, मतलब अब इसमें प्रोसेसिंग होगा कि करना क्या है। तो अब मस्तिष्क क्या करेगा? अब इसको आंसर देगा कि भाई तुम्हारा हाथ जल रहा है, तो अपना हाथ उठा लो। तो यहाँ से अब दूसरा, यहाँ से अब आपका
दूसरा यहाँ पे आर्क आ रहा है, ये दूसरा मैसेज जो आपके सिर्फ कहाँ तक जा रहा है, सिर्फ इस मसल के द्वारा, मसल तक ही जा रहा है। ये पूरे यहाँ पे इस हाथ तक नहीं जा रहा, मतलब यहाँ तक वो स्टिमुलस नहीं जा रहा, सिर्फ कहाँ तक जाएगा, सिर्फ इस मसल तक। क्योंकि मान लीजिए हाथ जल रहा है तो आपको हाथ उठाना है तो ये मांसपेशियाँ आपकी वर्क करेंगी, ठीक है। तो ये इस सिर्फ मांसपेशियों तक ये मैसेज आया कि तुम्हारा हाथ उठ रहा है, अब हाथ उठा लो। तो यहाँ पर देखेंगे डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स, तो यहाँ पर देखिए ये जो आर्क बन रहा है इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। तो अब समझ में आया कि यहाँ पर दो प्रोसेस होते हैं। जैसे ही व्यक्ति पहले हाथ कोई भी गर्म चीज़ छुएगा या कोई पिन चुभ गया तो वो क्या करेगा, अपना हाथ तुरंत हटाएगा, लेकिन उसके दौरान क्या क्या होता है, यहाँ से मैसेज पहले जाता है मस्तिष्क तक, मतलब ब्रेन तक, फिर ब्रेन उसको बताता है कि आपको हाथ हटाना है कि क्या करना है, तो फिर वो वापस ये मैसेज आता है आपके मसल तक, फिर मसल क्या करेगा, अपना यहाँ पे क्रिया करेगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स मैकेनिज्म, ठीक है। अब हम जानते हैं अगला पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो आपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूरा पढ़ लिया, ठीक है, मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मैंने कवर करा दिया। अब हम जानेंगे परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो अब केंद्रीय यहाँ पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मतलब यहाँ पे देखेंगे तो इसके बीच में आपका ब्रेन था, फिर ब्रेन से यहाँ पर एकदम बीचों बीच आपका प्रेजेंट था स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। इसी को हटा दें तो इसके किनारे से देखिए, इसी स्पाइनल कॉर्ड से यहाँ पे बहुत सारे नर्व निकले हुए दिखेंगे इसी से, ठीक है। तो इसको अगर हटा दें इस पार्ट को, तो ये जितने भी ये पार्ट, जितने भी ये नर्व बचते हैं, इसी को बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये सारे क्या हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब इसके अंदर देखते हैं क्या होगा। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट लाई आउटसाइड योर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, मतलब परिधीय तंत्रिका तंत्र वह है जिसके माध्यम से आपका मस्तिष्क बाहरी दुनिया के बारे में क्या करेगा, जानकारी प्राप्त करेगा। मतलब बाकी का तो कंट्रोल करने का काम कर रहा था, क्योंकि देखिए ब्रेन क्या कर रहा था, हर चीज़ को कंट्रोल कर रहा था। तो स्पाइनल कॉर्ड हुआ या ब्रेन, ये क्या कर रहे थे, पूरी सूचनाओं को ब्रेन तक पहुंचाने का, यानी कि ब्रेन वहाँ पे प्रोसेसिंग कर रहा था, समझने का काम कर रहा था, ठीक है, हमको करना क्या है, वो कंट्रोल कर रहा था। लेकिन वो जिस चीज़ को कंट्रोल कर रहा है, तो वो जो सूचना जो उसको प्राप्त हो रहा है, वो सूचना इसी नर्व के द्वारा ही प्राप्त होता है, ठीक है। इट इज़ डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, ये भी 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक आपका होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा आपका होता है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, ठीक है। तब सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होते हैं, तो सोमैटिक nervous system is a part of peripheral nervous system which can take information both type of neuron, sensory as well as motor neuron, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे सोमैटिक नर्वस सिस्टम की, तो यहाँ पर जो भी उसको संदेश, जो भी इम्पल्स जा रहे हैं, जो भी उसको संदेश मिल रहा है, वो दोनों के द्वारा मिलेगा। एक तो आपका न्यूरॉन के भी फॉर्म में, मतलब सेंसरी न्यूरॉन के भी फॉर्म में, और दूसरा मोटर न्यूरॉन के भी फॉर्म में। मतलब ये क्या करेंगे, सोमैटिक नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक भाग होता है। यह दोनों प्रकार के न्यूरॉन से संदेश प्राप्त करता है, संवेदी नसें और मोटर नसें, ठीक है। कैसे करता है, जैसे देखिए, अब अगर बात करें सेंसरी नस, सेंसरी नर्व, ठीक है। अब सेंसरी मतलब क्या, इसी को हम और किस नाम से जानते हैं, अफरेंट नर्व बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, अब जैसे सेंसरी मतलब सेंस से जा रहा है, तो यहाँ पे पिन चुभा, तो पहले इफेक्ट किस पे, बॉडी पे हुआ, फिर बॉडी से आपके ब्रेन को ये मैसेज गया। तो यहाँ पर क्या प्रोसेस होगा, तो यहाँ पर होगा बॉडी ऑर्गन टू ब्रेन, मतलब बॉडी से इम्पल्स कहाँ गया, बॉडी से इम्पल्स गया ब्रेन को, और इसको क्या बोलेंगे, सेंसरी नर्व। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेंस ऑर्गन काम कर रहे हैं, आपका स्किन काम कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया मोटर न्यूरॉन, मतलब मोटर नर्व क्या है, यहाँ पे ब्रेन से बॉडी ऑर्गन। अब यहाँ पे क्या होगा, प्रोसेसिंग होगा ना, यहाँ पे अब काम होगा कि हमको करना क्या है। तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटी हो रही है, कुछ क्रियाकलाप आप करेंगे, तो इसीलिए अब यहाँ पर इसको बोलेंगे मोटर न्यूरॉन, ठीक है, या मोटर नर्व। तो यहाँ पे क्या होगा, अब मैसेज इस ब्रेन से आएगा, ब्रेन से यहाँ पे उल्टा हो गया है, बॉडी से ब्रेन, और मोटर में क्या होगा, ब्रेन से बॉडी को फिर रिप्लाई मिलेगा कि करना क्या है, ठीक है। तो ये हो गया सोमैटिक नर्वस सिस्टम। आगे देखते हैं
सोमैटिक नर्वस सिस्टम मेड अप ऑफ नर्व विच आर कनेक्टेड टू द स्किन, सेंसरी ऑर्गन एंड स्केलेटल मसल। मतलब सोमैटिक नर्वस सिस्टम कई प्रकार के नसों से मिलकर बना होता है जो हमारी त्वचा, संवेदनशील अंग और मांसपेशियों से जुड़ा होता है, क्योंकि जब ये संवेदनशील अंगों से जुड़ा रहेगा तभी तो संवेदना प्राप्त करेगा। तो इसीलिए ये क्या है, किससे जुड़ा रहेगा, जितने भी आपके संवेदनशील अंग हैं उससे ये जुड़ा रहता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम आर आवर कंट्रोल, ये हमारे कंट्रोल में होते हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, हमारे वश में होते हैं, हम इनको अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा जानते हैं ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। तो मतलब ऑटोमेटिक होंगे, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होंगे। तो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम मेड अप ऑफ मेनी नर्व बट दे आर नॉट अंडर कंट्रोल, दे वर्क ऑटोमेटिकली। मतलब ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कई नसों से मिलकर बना होता है, यह हमारे वश में नहीं होता, अर्थात यह अपने आप कार्य करते हैं। अब देखिए जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है, अब ये दो प्रकार के फिर से होते हैं। कौन कौन से, एक आपका होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा आपका होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इन दोनों में अंतर क्या है, पहले इसको हम समझाते हैं एक स्टोरी के द्वारा। ठीक है, मान लीजिए कोई दो स्टूडेंट है, ठीक है, मान लीजिए कोई दो स्टूडेंट है, दोस्त हैं आपस में, तो उसमें से एक, जैसे एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है, तो एक स्टूडेंट बहुत अच्छे से, मतलब एक जो छात्र है वो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, अपना प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, और दूसरा अपना खेल कूद मस्ती में पूरा टाइम गंवा दे रहा है। लेकिन फिर जैसे एग्ज़ाम आ जाता है तो जब क्वेश्चन पेपर सामने पड़ता है तो जो स्टूडेंट अच्छे से पढ़ा हुआ है वो क्या है, उसके लिए तो कॉमन है, नॉर्मल है, वो उसका पूरा जो भी बिहेवियर है वो एकदम नॉर्मल है। लेकिन जो स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ाई नहीं किया है तो उसका बिहेवियर कुछ चेंज हो जाएगा, मतलब उसका जो हाव भाव होंगे वो चेंज होंगे। मतलब वो क्या हो जाएगा, घबराने लगेगा, डर से फिर पसीना आने लगेगा, गला सूखने लगेगा, फिर डर लगेगा, तो कुछ ऐसी समस्या उसके सामने, हार्ट बीट भी बढ़ जाएगी, ठीक है, आंखें भी चौड़ी हो जाएंगी। तो ये क्या है, ये उस कंडीशन में जब वो उसने पढ़ाई नहीं किया है। तो यहाँ पर दो सिचुएशन क्रिएट होगा। तो जो छात्र रिलैक्स है एकदम, उसको कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उस तरह के बिहेवियर को या फिर उस तरह के इम्पल्स को हम किस में लाएंगे, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। लेकिन अगर जो चेंज हो गया, जिसकी एक्टिविटी सब कुछ चेंज हो गई है, वो किसके अंतर्गत आता है, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो समझ में आया। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में व्यक्ति क्या है, फियर, मतलब डर जाएगा, गला सूखेगा, मतलब इस तरह का कंडीशन आएगा। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक में क्या है, वो नॉर्मल कंडीशन में रहेगा। जैसे मान लीजिए, भी नहीं समझ में आया, तो जैसे मान लीजिए अगर आपके पीछे कुत्ते पड़ गए तो आप क्या करेंगे, या तो डरेंगे, डर के या तो भागेंगे, या तो उससे क्या करेंगे, सामना करेंगे, उससे लड़ाई करेंगे, फाइट करेंगे। तो वो किसके अंतर्गत आएगा, इसी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। लेकिन उसके बाद आप रिलैक्स कैसे होंगे, तो इस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। ठीक है, तो सिंपैथेटिक में क्या होगा, व्यक्ति डरेगा, फाइट करेगा, गला सूखेगा, हार्ट बीट बढ़ेगा, ये होगा सिंपैथेटिक में। और पैरासिम्पैथेटिक में क्या है, व्यक्ति नॉर्मल रहेगा। तो आई होप आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको देखते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ओनली वर्क इन इमरजेंसी कंडीशन, मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम केवल आपातकाल में ही कार्य करता है। जैसे भी मैंने बोला ना कि कुत्ता अगर आपके पीछे पड़ गया तो आपातकालीन ही घटना है ना, कि जैसे वो पीछे आपके दौड़ने लगेगा तो आप दो ही काम करेंगे, या तो उससे लड़ेंगे, उसको मारने जाएंगे, या तो डर के भागेंगे, और उसके साथ साथ आपका गला भी सूखेगा, पसीना पसीना आप हो जाएंगे। इट इज़ मेड अप ऑफ 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व, ठीक है, नर्व, ये किससे, यह 31 जोड़ी स्पाइनल नर्व से बना होता है। वैसे 33 जोड़ी होते हैं, तो 31 जोड़ी स्पाइनल नर्व से ये बना होता है। द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स ड्यूरिंग थ्रेट और प्रेसिव डेंजर, मतलब जब आपको खतरा हो तो सहानुभूति तंत्रिका तंत्र किसी खतरे या खतरे की आशंका के दौरान लड़ने या भागने की प्रक्रिया को सक्रिय करता है। क्योंकि या तो आप फ्लाइट करेंगे या तो आप फाइट करेंगे या तो फ्लाइट करेंगे। फाइट मतलब या तो उससे लड़ेंगे, और फ्लाइट मतलब उड़ जाएंगे। तो यहाँ पे उड़ना नहीं है, मतलब आप दौड़ के भागेंगे। ठीक है, तो ये किस में होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। अब दूसरा जानते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम
ऑटोमेटिकली वर्क इन नॉर्मल कंडीशन। ये नॉर्मल कंडीशन में जो भी आपका ऑटोमेटिक वर्क होता है तो उसको बोलते हैं ऑटोनॉमिकली, मतलब ये अपने आप जो नॉर्मल कंडीशन में जो आपका हार्ट बीट है, आपका जो भी कंडीशन है वो उसमें वर्क करेगा। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम मेड अप ऑफ 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व। ये किससे बना होता है? 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व से बना होता है, ठीक है। द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रिस्टोर द बॉडी टू ए स्टेट ऑफ काम। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम शरीर को शांत अवस्था में वापस लाता है। जैसे मान लीजिए आप डर गए जब कुत्ता आपके पीछे पड़ गया, फिर उसके बाद से फिर उसको रिलैक्स कौन करेगा? आपकी बॉडी को रिलैक्स करने का काम, मतलब उसको रिलैक्स करने के लिए कंट्रोल कौन करेगा? यही पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो एक बार इसको हम डायग्राम से समझा देते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो एक तरफ है आपका पैरासिम्पैथेटिक, दूसरा है सिम्पैथेटिक। तो सबसे पहले आप सिम्पैथेटिक देख लीजिए। सिम्पैथेटिक में क्या होगा? आप किसी चीज़ को देखिए, चाहे क्वेश्चन पेपर देखिए, किसी ऐसे जो भी खतरा आपको महसूस होगा तो आपकी आँखों की प्यूपिल क्या हो जाएगी? डायलेट हो जाएगी, चौड़ी हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या होगा? इनहिबिट सलाइवेशन। तो यहाँ पे सलाइवा का इनहिबिशन होने लगेगा, मतलब क्या होगा? लार ग्रंथियाँ कमज़ोर पड़ने लगेगी, लार का सिक्रेशन तेज़ी से नहीं होगा। क्या होगा? गला सूखेगा। इस कंडीशन में कभी भी देखिए आपको डर लगेगा तो आपका गला सूखने लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लार्वा का स्त्राव रुक जाता है, मतलब इनहिबिट हो जाता है, ठीक है। फिर रिलैक्सेस ब्रोंकाई, हार्ट बीट आपके मतलब धड़कनें धीरे धीरे ऐसा लगता है रुक जाएंगी। इंक्रीज हार्ट बीट, ठीक है। हार्ट बीट क्या होगा? बढ़ जाएगा। जो धड़कन की दर है धड़कने की वो तेज़ हो जाएगी, और जो ब्रोंकाई का इसमें जो ब्रोंकाई है वो रिलैक्स हो जाएंगे, रिलैक्स अवस्था में हो जाएंगे। स्लो डाउन डाइजेशन, पाचन धीरे धीरे होने लगेगा। स्टिमुलेट्स ग्लूकोज रिलीज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? ग्लूकोज जो होगा वो स्टिमुलेट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर स्लो डाउन डाइजेशन का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए अगर आपको किसी चीज़ से कभी भी अगर आपका डर रहता है तो आपको भूख नहीं लगती है, तो वैसे यहाँ पे भी भूख नहीं लगेगी। रिड्यूस इंटेस्टाइनल मसल, तो जो इंटेस्टाइनल मसल है उसको भी क्या करेगा? रिड्यूस कर देगा। एड्रेनलिन प्रोडक्शन होगा, यहाँ पे क्या होगा? एड्रेनलिन का प्रोडक्शन होगा, मतलब धीरे धीरे हो सकता है। यहाँ पर क्या होगा? रिड्यूस ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर फिर उसी का जस्ट उल्टा आता है आपका पैरासिम्पैथेटिक। तो पैरासिम्पैथेटिक में क्या है? यहाँ पर तो आपको डर की वजह से ये सब हुआ है, अब रिलैक्स होगा, यहाँ पर रिलैक्स होगा बॉडी। तो प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्शन, मतलब नॉर्मल अवस्था में हो जाएगा। स्टिमुलेट सलाइवा, सलाइवा का सिक्रेशन अब बढ़ने लगेगा। कॉन्स्ट्रिक्ट ब्रोंकाई, ब्रोंकाई फैलना और सिकुड़ना शुरू कर देंगी। स्लो हार्ट बीट रेट नॉर्मल हो जाएगा। स्टिमुलेट रिप्रोडक्शन ऑफ बाइल, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ बाइल, बाइल का प्रोडक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्टिमुलेट हो जाएगा। फिर डाइजेशन भी स्टिमुलेट हो जाएगा, और इंटेस्टाइनल जो मसल हैं वो क्या हो जाएंगे? रिलैक्स हो जाएंगे। यहाँ पर क्या थे? आपके रिड्यूस हुए थे, यहाँ पर रिलैक्स अवस्था में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये थे आपके सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो मैंने आपको यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मतलब जितने भी नर्वस सिस्टम से जितने भी संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सब मैंने यहाँ पे कवर करा दिया है। तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।